गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेटाबॉलिज्म है, इसको सबसे पहले जो इसकी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस हैं, ये जो सीक्वेंस हम बात करने जा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो सीक्वेंस है, 1940 में इसको एम्बेडन, मेयरहॉफ और पार्नस साइंटिस्ट थे। एम्बेडन, मेयरहॉफ और पार्नस, इन दो साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको जो है बताया था, ये सीक्वेंस को, ग्लाइकोलाइसिस की सीक्वेंस को। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस। देखिए, ग्लूकोज से हम स्टार्ट करेंगे। ग्लूकोज हमारा इनिशियल सबस्ट्रेट है और इसमें जब एटीपी जो है इसके ऊपर, ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करेगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे फॉस्फेट अटैच हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो एंजाइम है वो है हेक्सोकाइनेज। ठीक है, ग्लूकोकाइनेज भी कह सकते हैं हम उसे। तो यहाँ पर जो है एक एटीपी यूज्ड अप हो रहा है। ठीक है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद जो है दोबारा ये आइसोमेरिज्म शो करेंगे और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए, जब आइसोमेरिज्म होगा तो उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर जो है दोबारा एटीपी का यूज अप होगा, एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज होगा। यहाँ पर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है, उसकी प्रेजेंस में ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। अब ये जो है दोबारा डिसोसिएट हो जाएगा 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में। क्या है फर्स्ट कंपाउंड? डाईहाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड फॉस्फेट, जिसको DHAP कह रहे हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें कि हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर DHAP। अब ये देखिए, ये रिएक्शन जो है यहाँ पर ये फर्दर प्रोसीड नहीं हो रही है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है। अदरवाइज ये दोनों जो कंपाउंड्स एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। यहाँ मैंने ये रिएक्शन सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखी है कि ये दोनों सिमिलर रिएक्शंस होती हैं, जो यहाँ पर होगी सेम वही रिएक्शंस यहाँ पर होंगी। होता क्या है, ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया हुआ है और यही रिएक्शन सेम टू सेम जो यहाँ हो रही है वही यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ वाली, ये सिर्फ समझाने के लिखी है, अदरवाइज ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं। तो हम लोग एक तरफ की रिएक्शंस बात कर रहे हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की बात कर रहे हैं कि जो है इसमें आइसोमेरिज्म होगा तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जो है कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट और प्रेजेंस ऑफ NAD पॉजिटिव में। यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक ऐड हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। फिर उसमें एक ADP मॉलिक्यूल जो यूज्ड अप होगा और ATP की जनरेशन होगी, तो दैट मीन्स एक फर्स्ट पोजीशन पे जो फॉस्फेट लगा था वो यूज्ड अप हो रहा है यहाँ पर और हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट के बाद हम बात करें कि आइसोमेरिज्म होगा तो 3 से 2 पर शिफ्ट हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट की पोजीशन आ जाएगी हमारे पास। और इससे जब हाइड्रोलाइसिस होगा, वाटर रिलीज होगा तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट में हमारे पास यहाँ पर जो ADP है इसका यूज करते हुए जब ATP की फॉर्मेशन होगी तो पायरुवेट यहाँ पर फॉस्फो ग्रुप निकल जाएगा और हमारे पास सिर्फ लास्ट में पायरुवेट बच जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट हमारे पास बनेंगे। तो इसकी जो नेट यील्ड है ग्लूकोज की वो देख लें ग्लाइकोलाइसिस की, 2 ATP मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, लास्ट में हमारे पास 2 पायरुवेट, 2 NADH प्लस H पॉजिटिव। NADH कहाँ से थे हमारे पास? ये देखिए, हमारे पास ये रिएक्शन थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थे 2 NADH, 2 बार बनेंगे ना। ये जो मॉलिक्यूल है ये इंटर कन्वर्टेबल है, तो ग्लाइकोलाइसिस के एक प्रोसेस में ये मॉलिक्यूल जो 2 बार यूज होगा, विच आर शटल्ड टू ETC वाया FADH2। फिर हम यहाँ डिस्कस कर लें डिफरेंट फेट्स ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट के आगे क्या क्या रोल हैं। तो अभी हमने बात की ग्लूकोज से पायरुवेट की फॉर्मेशन, ग्लाइकोलाइसिस में 10 रिएक्शंस हमने सक्सेसिव रिएक्शंस देखी। अब हमारे पास 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। ये 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट जो है इसका अगर हम हाइपोक्सिक या एनारोबिक कंडीशंस में, जिसमें कि वायु की अनुपस्थिति है, उस कंडीशन में अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर 2 इथेनॉल आ रहा है, 2 इथेनॉल प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। फर्मेंटेशन हो रहा है 2 इथेनॉल इन यीस्ट। यीस्ट में कंडीशन ऐसी मिलेगी आपको।
टू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का जब हम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में कर रहे हैं और ये एरोबिक कंडीशन है, यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे इसको, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम एक ये मॉलिक्यूल्स बनेंगे और ये आगे 2 एसिटाइल कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड साइकिल में जाकर 4 कार्बन डाइऑक्साइड और 4 हाइड्रोजन 4 वाटर मॉलिक्यूल्स देगा हमें। तो ये जो रिएक्शन है ये सभी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोबियल सेल्स और अंडर एरोबिक कंडीशंस में ये रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसमें ये एनारोबिक कंडीशंस। जब हम बात करें पायरुवेट मॉलिक्यूल्स को जब एनारोबिक कंडीशंस में रख रहे हैं, यानी कि हम जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, आरबीसीज की बात करें, या कुछ माइक्रोब्स हैं जिनमें की लैक्टेट फॉर्मेशन होता है और साथ में +4 NAD पॉजिटिव बनता है, तो ये जो प्रोसेस है ये भी फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस है जिसमें लैक्टेट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, विगरस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, मांसपेशियां जो है बहुत ज्यादा संकुचन करती हैं और बहुत ज्यादा रिलैक्स होती हैं, तो उस कंडीशन में ये लैक्टेट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अब हम देखें इसमें कि जो पायरुवेट है, पायरुवेट में जब NAD पॉजिटिव और कोएंजाइम A ऐड करेंगे और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसको ट्रीट करवाएंगे, तो एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NADH बनेगा हमारे पास। सेलुलर एनर्जी हाई रहेगी, ATP जो है एक्सेस में है, रेट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल जो है डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल का जो रेट है वो कम हो जाएगा। देयरफॉर अब क्या होगा, यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम A जो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और हो सकता है सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड शुरू हो जाए। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स की भी बात कर रहे हैं इस कंडीशन पर, सेकेंड कंडीशन पर, कि जब सेलुलर एनर्जी बहुत ज्यादा है यानी कि ATP बहुत एक्सेस में है और सिट्रिक एसिड साइकिल कम है, उसकी रेट वो इतना ज्यादा अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो एसिटाइल कोएंजाइम में इकट्ठा होना शुरू होगा। ये इकट्ठा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे फैटी एसिड्स हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम के सब यूनिट्स को ही जोड़कर बने हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, फैटी एसिड्स का सिंथेसाइज करेंगे या फिर सिंथेसाइज करेंगे कीटोन बॉडीज का। नेक्स्ट है कि कन्वर्जन टू लैक्टेट। लैक्टेट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है यहाँ पर NAD पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या होगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे NAD पॉजिटिव क्या मस्ट बी रीजनरेटेड इफ ग्लाइकोलाइसिस इज टू बी कंटिन्यू। NAD पॉजिटिव का बार बार जो है रीजनरेशन होना जरूरी है, और जब हम एरोबिक कंडीशंस की बात करें तो NAD पॉजिटिव इज रीजनरेटेड बाय द रीऑक्सीडेशन ऑफ NADH, जो कि ATC के थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो हम डिफरेंट केसेस की बात कर रहे हैं कि केस फर्स्ट क्या है। जब हम मसल्स में बात करें तो ऑक्सीजन वहां पर लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट ऑक्सीजन तो पहुंच नहीं रही है और बहुत ज्यादा मांसपेशियों में जो है संकुचन और हो रहा है, तो रीजनरेशन ऑफ NAD पॉजिटिव जो है वहां पर इम्पॉसिबल है, वहां पर NAD पॉजिटिव नहीं बनेगा। तो नहीं बनने की कंडीशन में क्या होगा, वहां पर लैक्टेट का सिंथेसाइज शुरू हो जाएगा, लैक्टेट बनना शुरू करेगा। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करेगा पायरुवेट प्लस NADH प्लस H पॉजिटिव में, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में लैक्टेट बनेगा और 4 मॉलिक्यूल हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स NAD पॉजिटिव की बनेगी। फिर हम बात करें केस नंबर सेकेंड की। इसमें क्या है, ऑक्सीजन लेवल हमारे पास बहुत ज्यादा है, NAD पॉजिटिव बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ETC ऑपरेट हो रहा है, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन क्या करेगी, रिवर्स टू रीजनरेट क्या करेगी, वो रिवर्स हो जाएगी और ये रिवर्स करके क्या बनाएगी, पायरुवेट बनाएगी, दैट इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम A बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A क्या करेगा, फिर एंटर करेगा TCA में। Therefore, operation of lactate dehydrogenase in mammals is a mechanism for the reoxidation of NADH to NAD positive। तो यहाँ पे पूरा जो मैंने अभी आपको केस 1 और केस 2 समझाया वो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की फंक्शनिंग है कि वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वर्क कर रहा है, मसल्स में अलग वर्क कर रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अलग वर्क कर रहा है। तो लैक्टेट मसल्स में जब है ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड स्ट्रीम, लैक्टेट लीवर में आएगा, लीवर में आएगा तो ग्लूकोज क्या ट्रांसपोर्टेड बैक टू ब्लड, यहाँ पर क्या होगा, मेटाबोलाइज टू यील्ड एनर्जी। तो ये कोरी साइकिल है, इन शॉर्ट कोरी साइकिल आपको बताया गया है। फिर हम देखें कन्वर्जन टू इथेनॉल की बात करें तो यीस्ट जो है कुछ केसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी बात करें जिनमें एनारोबिक कंडीशंस रहती हैं, NAD पॉजिटिव जो रीजनरेट हो रहा है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में आफ्टर डीप कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। क्या कह रहा है वो, NAD पॉजिटिव रीजनरेट करने की बात कर रहा है जब अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वो
पायरुवेट की डी कार्बोक्सिलेशन के बाद जो है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का ट्रीटमेंट करवाएंगे तो NAD पॉजिटिव रीजनरेट हो जाएगा। एनर्जी यील्ड की बात करें, यहाँ पर देखिए टोटल एनर्जी यील्ड ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, साथ में शटर्स की भी बात कर रहे हैं। ग्लूकोज प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP है, प्लस 2 NAD पॉजिटिव है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट दे रहे हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल्स, 2 NADH प्लस 2 H पॉजिटिव प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल यूज करेंगे तो 2 ATP यूज कर हमारे पास आएंगे, और मैलेट एस्पार्टेट शटल यूज कर रहे हैं तो 3 ATP आ रहे हैं हमारे पास। रेगुलेशन देख लें ग्लाइकोलाइसिस का, तो फर्स्ट हमारे पास है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये रेगुलेटेड हो रहा है काफी डिफरेंट वेज से, तो हम अलग अलग वेज इसकी बात कर लें। सबसे पहले है ATP या AMP की बात करें तो ATP जो AMP है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इनहिबिट होता है, काम अपना बंद कर देता है जब ATP की प्रेजेंस होती है, और रिवर्स हो जाता है, अपोजिट हो जाता है जब AMP प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इनहिबिट काम रोकने वाला, रिवर्स मतलब फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज अपना काम रोक देता है जब ATP वहां पर उपस्थित होता है उसके आसपास। ठीक है, और रिवर्स हो जाता है यानी कि काम करना शुरू कर देता है जब AMP वहां पर प्रेजेंट रहेगा। फिर हम बात करें सिट्रेट कैसे अफेक्ट करता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को, तो सिट्रेट जो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट कर रहा है। जब सिट्रेट का बहुत ज्यादा हाई लेवल होगा तो उसे इनहिबिट करता है। फिर फ्रक्टोज 2,6-बिस फॉस्फेट, इसका रेगुलेशन थोड़ा देख लीजिए कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है जब कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 2,6-बिस फॉस्फेट में, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 एंजाइम है यहाँ पर, जो कि क्या कर रहा है, ये एक्चुअल में फ्रक्टोज 2,6-बिस फॉस्फेट स्ट्रांगली एक्टिवेट कर रहा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 को। ठीक है, और इसके बिहाफ में क्या हो रहा है, इनहिबिट कर रहा है इट्स हाइड्रोलाइसिस। फ्रक्टोज 2,6-बिस फॉस्फेट का हाइड्रोलाइसिस कौन इनहिबिट कर रहा है, ये एंजाइम इनहिबिट कर रहा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। तो देखा जाए तो ओवरऑल क्या रिएक्शन है कि ये स्टिमुलेट कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस को कि आगे फ्रंट में मूव करो, बैक में नहीं जाने दे रहा। ठीक है, बैक वाली स्टेप ये है जिसमें फ्रक्टोबिस फॉस्फेट 2 एंजाइम काम कर रहा है। तो एक्चुअल में ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 है इसको फॉरवर्ड पुश कर रहा है कि आपको आगे मूव करना है। देखा जाए तो बोथ आर बायफंक्शनल एंजाइम, दोनों ही बायफंक्शनल एंजाइम है, दोनों डायरेक्शंस में मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है हाइड्रोजनाइज की, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है ये इनहिबिट हो रहा है हाइड्रोजनाइज से। ठीक है, रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जब कम हो जाएगा, pH फॉल्स डाउन हो जाएगा, एक्सेस जो लैक्टेट फॉर्मेशन जो है नहीं हो रही है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत कम है, प्रिवेंट मेडिकल कंडीशन, ये एक मेडिकल कंडीशन को प्रिवेंट कर रहा है जिसको कह रहे हैं एसिडोसिस, बहुत ज्यादा एसिड की फॉर्मेशन जब हो रही है। ठीक है, pH एकदम फॉल डाउन हो रहा है, रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस भी कम हो गया है, लेकिन लैक्टेट फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहा है अभी। ठीक है, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है वो अपना काम करना बंद कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजनाइज। नेक्स्ट जो हमारा रेगुलेटर है एक्सोकाइनेज, देख लें ये क्या काम कर रहा है, ये फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप जो ग्लाइकोलाइसिस का है उसको रेगुलेट कर रहा है, और ये इनहिबिट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। ठीक है, थस जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है इनहिबिट जब होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से और बिल्डअप हो जाता है, so does glucose 6 phosphate since these two molecules या metabolites are in equilibrium via phosphoglucoisomerase। तो जो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वाला, उस स्टेप को रेगुलेट कर रहा है यहाँ पर ये हेक्सोकाइनेज कि वो रिएक्शन फ्रंट की तरफ मूव करे, क्योंकि दोनों आइसोमेरिज्म की तरह से एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि नेक्स्ट जो हमारा इनहिबिटर है, जो हमारा रेगुलेटर है वो है पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज जो है थर्ड इरिवर्सिबल स्टेप है इसका ग्लाइकोलाइसिस का, जो कि एक्टिवेटेड है, इट इज एक्टिवेटेड बाय फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट। 1,6-बिस फॉस्फेट से एक्टिवेट हो रहा है और ATP से एक्टिवेट हो रहा है, एंड द अमाइनो एसिड एलानिन से एक्टिवेट हो रहा है। और इनहिबिट किससे हो रहा है वो भी देख लें, इसमें देखिए एक्टिवेट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट से और ATP से, इनहिबिट हो रहा है एलानिन से जो कि एलोस्टेरिक है, स्ट्रक्चरल है उसके। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हमने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल जो हमने नेक्स्ट करना है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, कि सिट्रिक एसिड साइकिल 1937 में दिया गया था, 8 स्टेप्स हैं इसमें,
और कहाँ पर होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स की जब बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, प्रोकैरियोट्स की बात करें तो साइटोसोल में होगा। यहाँ पर देखिए 8 स्टेप रिएक्शंस जो हैं उसमें से हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए जब हमारे पास आ रहा है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट से कंबाइन करके के वाटर मॉलिक्यूल लेके ले गए। सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में क्या है, सिट्रेट की फॉर्मेशन कर रहे हैं और यहाँ पे कोएंजाइम ए रिलीज हो रहा है। तो सिट्रेट जो है आगे एकोनिटेज की प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे आइसोसिट्रेट जो है, यहाँ पर देखिए आइसोसिट्रेट जो है वापस अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज और एनएडी पॉजिटिव मॉलिक्यूल एक यूटिलाइज हो रहा है, एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट के ऊपर जो एंजाइम काम करेगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं, एनएडी पॉजिटिव और कोएंजाइम ए यूटिलाइज हो रहे हैं और यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए विद द को प्रोडक्ट्स एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव और कार्बन डाइऑक्साइड। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए पर जो है वापस इसके ऊपर जो एंजाइम एक्ट कर रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेज एक्ट कर रहा है जो कि सक्सिनेट की फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे एक जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज हो रहा है, यहाँ पर जीटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस स्टेप को जो है पर्टिकुलर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट फॉर्मेशन को कह रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का स्टेप है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट देखिए सक्सिनेट जो है इसके ऊपर एंजाइम वर्क करेगा, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज जो कि मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, एफएडी की प्रेजेंस में जो है फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा है और एक मॉलिक्यूल हमारे पास को प्रोडक्ट है एफएडीएच2। फ्यूमरेट के ऊपर एंजाइम वर्क करेगा फ्यूमरेज, फ्यूमरेज जो है फ्यूमरेट को कन्वर्ट कर रहा है मैलेट में और एक वाटर मॉलिक्यूल यूज्ड अप हो रहा है। मैलेट के ऊपर मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा ऑक्सैलो एसीटेट में, वहीं हम इनिशियल मॉलिक्यूल पे पहुंच गए ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। यहाँ पर एनएडी पॉजिटिव मॉलिक्यूल यूज अप हो रहा है और साथ में को प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ हमारे पास एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव बन रहे हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास 8 स्टेप जो सिट्रिक एसिड साइकिल के हैं। अब एक एंजाइम्स की बात कर लें, इसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंजाइम्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, यानी कि झिल्ली के साथ बंधा हुआ रहता है ये और धसा हुआ रहता है माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली सतह के साथ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ यूकैरियोट्स में। और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो सीधे प्लाज्मा झिल्ली में धसा हुआ है। फिर हम बात करें इसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं हमारे क्रैब साइकिल के। ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल मॉलिक्यूल्स टू एसिटाइल कोएंजाइम है, जो फ्यूल मॉलिक्यूल है उसको ऑक्सीडेशन करना है और उसको कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करना है। तो फ्यूल मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, ऑक्सैलो एसीटेट, उसी को कन्वर्ट कर रहे थे। ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन होगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ऑक्सीडाइजेस पायरुवेट टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुवेट का ऑक्सीडाइज होगा और एसिटाइल कोएंजाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एक कॉम्प्लेक्स है 3 एंजाइम्स का, उसके बारे में बात कर लें। कौन कौन से 3 एंजाइम्स हैं। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कंपोनेंट है, डाइहाइड्रोक्सी लाइपोइल ट्रांसफरेज है, डाइहाइड्रोक्सी लाइपोइल डीहाइड्रोजिनेज है। तो ये 3 एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। स्टेप 2 देखें कि प्रोडक्शन ऑफ 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टोर्ड इनिशियली इन द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। कौन कौन से हैं, एफएडीएच2 है हमारे पास और एक एनएडीएच है, ठीक है। 8 स्टेप्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए टीसीए की। फिर हम बात करें स्टेप 3 ऑक्सीडेशन ऑफ एनएडीएच एफएडीएच2 प्रोड्यूस्ड बाय सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से जो एनएडीएच और एफएडीएच बने हैं उसका ऑक्सीडेशन होना। तो ये जो दोनों बने हैं ये ऑक्सीडाइज कब हो रहे हैं, जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी, यानी कि ईटीएस की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी यील्ड, जब ईच एनएडीएच मॉलिक्यूल की बात करें तो ईच जो मॉलिक्यूल है वो 3 एटीपी बनाएगा। किसी किसी बुक्स में आपको 2.5 भी मिलेगा। 1 एफएडीएच जो है 2 एटीपीज बना रहा है, कई बुक्स में आपको 1.5 भी मिलेगा। एक जीटीपी हमारा सिंथेसाइज हो रहा था डायरेक्टली, तो हमारे पास ये टोटल 6 है, ठीक है। और हमारे पास हमें ये पता चला था कि पायरुवेट से कितने बन रहे हैं एसिटाइल कोएंजाइम है, 1 बन रहा था। 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल से तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, तो 6 × 2 कितने आए, 12 एटीपी। तो ऑक्सीडेशन ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव्स यू 12 एटीपी मॉलिक्यूल्स।
नेक्स्ट देखिए हम लोग क्रैब साइकिल का रेगुलेशन देख लें। तो पायरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है तो यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स वर्क कर रहा है, जिसका इनहिबिट करने वाले हैं एटीपी, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एनएडीएच और फैटी एसिड्स, और जिसको प्रमोट करने वाले फैक्टर्स हैं एएमपी, कोएंजाइम ए, एनएडी पॉजिटिव और कैल्शियम आयंस। एसिटाइल कोएंजाइम से जब ए से जब सिट्रेट बन रहा है तो यहाँ पर इनहिबिट करने वाले हैं एनएडीएच, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सिट्रेट और एटीपी, और प्रमोट करने के लिए है एडीपी। सिट्रेट से बाद में आइसोसिट्रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइसोसिट्रेट से जब हम अल्फा कीटोग्लूटारेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इनहिबिट करने वाला एटीपी है और प्रमोट करने वाले कैल्शियम आयंस और एडीपी है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटारेट से देखें तो यहाँ पर जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और एनएडीएच जो है इनहिबिटर्स हैं और कैल्शियम आयंस प्रमोटर्स हैं। तो ये आपका रेगुलेशन है ओवरऑल क्रैब साइकिल का। सो अभी आप सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपना टारगेट पूरा करने में हेल्प कीजिए। मैक्सिमम अपने बैच में इसको शेयर कीजिए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।